आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। एक सादे कागज़ पर जब अपन लिखते हैं तो वो अक्सरिया थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। अंग्रेज़ी में इसको मार्जिन और हिंदी में हाशिया कहा जाता है। राजनीति और समाज की नज़र से देखें तो उस हाशिए पर एक वर्ग भी होता है जो हर धर्म, संप्रदाय, जाति और उसके नीचे भी अगर कोई पिरामिड हो तो उसमें सांस लेने की जद्दोजहद कर रहा होता है। हिंदुओं के पॉलिटिकल डिस्कोर्ड में ये बैकवर्ड, दलित हैं, आदिवासी हैं और पिछड़े लोग हैं। लेकिन मुसलमानों का क्या वहाँ सब सिर्फ मुस्लिम है? तो नहीं साहब, उनके यहाँ भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दरार है। और जाति, वो तो हम भारतीयों की जाति ही नहीं है, तो मुसलमान कैसे उसमें खुद को बचा पाते हैं? इन दिनों हाशिए पर पड़ रही मुसलमानों की एक बड़ी आबादी, जिसको पसमानदा लोग पुकारते हैं, उसकी खूब चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें अपना राजनीतिक भविष्य दिखता है, लेकिन ये लोग किस अंधकार में हैं? ये हैं कौन आखिर? इनके भीतर कितनी जातियां हैं? इनकी समस्याएं क्या हैं और इनकी मांगे क्या हैं? आज के ज्ञान ध्यान में इसी पर बात होगी। नमस्ते, मैं सूरज कुमार हूं। भारत में मुसलमान मेनली 3 सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला है अशराफ, दूसरा है अजलाफ और तीसरा है अरजाल। ये जो क्लासिफिकेशन है मुसलमानों की, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत के लिहाज से है। अशराफ का इशारा मुसलमानों के उस सामाजिक वर्ग से है जो प्रभावशाली है। सैयद, मुगल, पठान, ऐसी ही कुछ जातियां हैं। ये सो कॉल्ड फॉरवर्ड क्लास है मुस्लिम की, जो बहुतायत रिलीजियस, पॉलिटिकल, एजुकेशनल सेटअप पर काबिज है। दूसरे हैं अल्जाफ और तीसरे अरजाल। इन दोनों को इकट्ठे पसमानदा कहते हैं। पसमानदा फारसी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है समाज में पीछे छूट गए लोग। अलग अलग जातियों में बटे पिछड़े मुसलमानों की जाति से जमात की नीति पर एकजुट करने के लिए पसमानदा शब्द की शुरुआत हुई थी। एक तरह से ये पॉलिटिकल मूवमेंट है और देश की कुल मुस्लिम आबादी में इनका हिस्सा करीब 80 से 85% के आसपास है। इनकी जो बहुतायत आबादी है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है। पसमानदा सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट ज़ैगम मुर्तज़ा कहते हैं कि जातियां जब एक धर्म के दायरे को लांघती है तो उनके पेशे के ही लिहाज से सरनेम हो गए हैं, जो कि एक सभ्य समाज के लिए ठीक बात नहीं है। पसमानदा समुदाय के बीच की ऐसे ही कुछ जातियों, उनके पेशों और उनके भीतर मौजूद दबे छुपे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज़ैगम बताते हैं। मुसलमानों में अब अगर आप देखेंगे तो जैसे अंसारी है, अंसारी बुनकर है, तो हिंदू जुलाहा जिसे वर्ड यूज करते हैं, वो बुनकर का जो काम कर रहा है वो अंसारी, या मंसूरी है जो जो रुई धुनने का काम कर रहा है, या समझिए मलिक है जो तेल निकालने का काम कर रहा है, तेली है। सैफी हमारे यहाँ कम्युनिटी है, वो लोहार और बढ़ई 2 कम्युनिटीज ने मिलके एक मतलब एक कंसोलिडेशन किया कि भाई हम नंबर में ज्यादा हो जाएंगे, तो वो एक सैफी कम्युनिटी है क्योंकि उनके पेशे एक जैसे, तो उन्होंने जातिगत तौर पे अपने आप को एक दूसरे से जोड़ दिया। उसी तरीके से कोंजड़ा है जो सब्जी बेचने का काम कर रहा है। ऐसे फारूकी लिखने वाले आपने देखे होंगे, फारूकी इलीट में भी है और फारूकी भटियारा भी जो फल बेचता है। तो ये पिछड़ी, जाहिर सी बात है, पेशे के आधार पे ये पहचाने वाली जाने वाली कौम है और ये कमजोर तबके हैं, लेकिन इनके अंदर भी जातिगत विभेद है। और उसमें आप देखिएगा सबसे करीब का एग्जाम्पल आपका मेरठ का है। मेरठ में कुरैशी यानी कसाई जो गोश्त का काम करता है वो भी ओबीसी है और हिंदू में वो एससी होता है, और उधर अंसारी है जो बुनकर है या जुलाहा है। उन दोनों में इतना कन्फ्लिक्ट है कि वो दोनों बराबर में एक दूसरे को वोटिंग पे या सोसाइटी में एक दूसरे को बराबर नहीं सहन कर सकते, आपस में रिश्तेदारी करने को राजी नहीं है। उसी तरीके से जो ओबीसी में जो सबसे डोमिनेंट तबका है या जो मुस्लिम ओबीसी में सबसे डोमिनेंट है वो अंसारी है, और जो पूरा पसमानदा महाज है, पूरा पसमानदा मूवमेंट है, वो अंसारी नंबर्स के ऊपर चल रहा है क्योंकि नंबर में ज्यादा है। बुनकर अंग्रेजों के जमाने में पूरी इकोनॉमी, आपको याद अगर हो तो, कपास की खेती और सूत की बुनाई, इन 2 कामों पर टिकी हुई थी। तो ये जाति जो है नंबर में ज्यादा थी, लेकिन चूंकि अब उनको फाइनेंशियली साउंड हो गए, उनका काम धंधे चलने के लिए, उनमें भी एक तबका है जो पिछड़ा है, कमजोर है। लेकिन वहां भी अगर आप देखेंगे जो अमीर है या जो फाइनेंशियली आगे निकल गया है, जो पढ़ लिख गया है, वो अपने से नीचे वाले को बराबर में बिठाने को राजी नहीं। वो कोंजड़े को या भटियारे को या मंसूरी को या मान लीजिए तेली को या नाई को वो बराबर मान ही नहीं रहा है। तो इस तरह यहाँ भी जो आगे निकल गया वो पीछे छूट गए को साथ बिठाने को तैयार नहीं है।
पसमानदा मुसलमानों को बाकी मुसलमानों की तुलना में नीचे रखा गया है, निचले स्थान पर रखा गया है। जानकार कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो स्थानीय आबादी थी जिनका दूसरे धर्मों से इस्लाम में कन्वर्जन बहुत देर से हुआ, और इस्लाम की संरचना ऐसी है कि एक बार आप पिछड़े दरकिनार हुए तो फिर होते ही चले जाते हैं। हालांकि इन लोगों ने रिलीजियस लाइन पर और बदलते ग्लोबल वर्ल्ड में खाई को ज़रूर पाटा है, लेकिन आर्थिक रूप से और ख़ासकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में ये अब भी पीछे ही है। पसमानदा समुदाय की राजनीतिक करने वाले लीडरान का दावा है कि आज़ादी के बाद से जो 14 लोकसभा अभी तक गठित हुई है, इसमें 400 मुसलमान एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, लेकिन इसमें पसमानदा समाज से आने वाले सिर्फ 60 यानी कि 15% थे। यानी क्लेम के मुताबिक आबादी इनकी 85 और हिस्सेदारी 15, एकदम उलट। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अलावा आरक्षण की मांग को लेकर भी एक लंबी चौड़ी बहस रही है। पहला मंडल आयोग की सिफारिश पर वीपी सिंह सरकार ने 1979 में ओबीसी वर्ग के लिए 27% कोटा निर्धारित किया था आरक्षण के लिए। तब मुस्लिमों की कई सब कास्ट को इसमें शामिल किया गया था। अभी तक मुसलमानों की 69 सब कास्ट ओबीसी कैटेगरी में आती है, लेकिन उनकी हर जाति तक रिजर्वेशन नहीं पहुंच सका है। दूसरी बात, अनुच्छेद 341 के तहत पहले केवल हिंदू दलितों को मान्यता दी गई थी। बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद उन हिंदू दलितों को भी इसमें शामिल किया गया जो धर्म बदलकर सिख या बौद्ध हो गए, लेकिन इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू दलितों को इस कैटेगरी में जगह नहीं दी गई। ज़ैगम मुर्तज़ा हालांकि इसके अलावा भी पसमानदा समाज की कुछ और मांग हाईलाइट करते हैं और समाधान की शक्ल में कुछ बिंदु बताते हैं, और कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करती है तो ये एक लैंडमार्क फैसला होगा। पसमानदा या जो ओबीसी जो कास्ट है, उनकी 2 अलग-अलग डिमांड्स हैं। एक डिमांड उनकी मुसलमानों में जो अशराफ तबका है, उससे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे दारुल उलूम है या नदवा है या मान लीजिए कोई रिलीजियस बॉडी है या कोई वक्फ बोर्ड है या इमारत शरिया है, एक तो उनमें रिप्रेजेंटेशन की उनकी मांग है, वो जायज़। उसी तरीके से उनकी एक डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के भीतर है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करके ये कह दिया गया कि जो कम्युनिटीज हिंदू नहीं है, मतलब मोटे तौर पे इसे कह दीजिए कि ये धर्म के आधार पे एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके खिलाफ है। तो बीजेपी या जो भी पार्टी आपको 341 के तहत जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उन कम्युनिटीज के साथ, उसे खत्म करना पड़ेगा और बीजेपी को ये बढ़ के कर देना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर बीजेपी ने ये वाला क्लॉज हटा दिया कि भाई धर्म के आधार पे या जो भी 341 में जो भी पिछड़े तबके हैं, हिस्टोरिकली जो भी शोषित वर्ग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उन्हें एससी, एसटी या ओबीसी वाले आरक्षण उनके जातिगत पेशे के हिसाब से या जो भी उनके कंपैट्रियट जो हिंदूज को मिलता है वो मिलेगा। तो ये मानिए कि मुसलमानों का मोटा-मोटा तौर पे 50-55% वोट एक झटके में बीजेपी की तरफ फ्लोट हो जाएगा। और उसके बाद में जो सो कॉल्ड जो सेक्युलरिज्म की जो पॉलिटिक्स जो पार्टीज कर रही हैं, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बीजेपी के लिए बहुत ही बोल्ड डिसीजन होगा। अगर वो हिंदुत्व के पाथ पे चलती है तो उसके लिए ये आत्मघाती हो जाएगा। तो इस तरह क्या बीजेपी इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन आने वाले समय में लेगी, इस पर कई लोगों की निगाहें होंगी। बहरहाल, तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो लिख भेजिए हमें। एड्रेस वही है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन का काम किया है शुभम तिवारी ने। अब किसी और ज्ञान ध्यान में आपसे मुलाकात होगी, तब तक सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।